बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम केपी कॉलिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उरगज़ई। नाज़रीन, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफ़ात से निमटने के इदारे PDMA की तरफ से जो अब तक जितना नुकसान हुआ है उसके अदाद शुमार पेश किए गए हैं, जिसके मुताबिक ये जो 1.5 साल से बारिश हो रही है और उसके बाद फिर सैलाब आया, तो उसमें अब तक जो है 289 अफराद हलाक हुए हैं और 348 अफराद ज़ख्मी हैं। तकरीबन 6 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं। 35,000 घर मुकम्मल तौर पर, जबकि 52,000 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये जो बारिशें हैं इसकी वजह से 1500 किलोमीटर सड़क पानी में बह चुकी है, 73 पुल तबाह हुए हैं और 1186 स्कूल, 91 सेहत के इदारे जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा मुतासिरीन की बहाली के लिए अब तक जो PDMA के अदाद शुमार है उसके मुताबिक 272 कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें 56,000 अफराद ने पनाह ली हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत को पहले से ये मालूम था, जैसे कि उनके ये जो पेशनगोइयाँ वगैरह आती रहती हैं, मीडिया में भी आया था, तो फिर ये इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? क्या हुकूमत पहले से तैयार नहीं थी, कोई कोताही हुई है, या क्या वजह है? इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि पिछले तकरीबन हर दिहाई या 2 दिहाइयों के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में जो है ना बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं। तो ये इसकी कोई रीज़न मालूम करने की अभी तक कोशिश नहीं की गई है कि ये क्या वजूहात है। क्या ये क्लाइमेट चेंज इसकी वजह है या कोई और वजह है? और अगर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है तो फिर हमें इसके लिए क्या पेशबंदी करनी चाहिए? गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से क्लाइमेट चेंज 2022 के एक पॉलिसी का ऐलान भी किया गया है। आज हम उस पर भी बात करेंगे और ये जितनी भी मैंने जो 2 सवालात किए ये हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर सईद यूसुफ साहिबा, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और हमारे दूसरे मेहमान जनाब मुमताज़ बंगश साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में 92 अखबार के एडिटर हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा आयशा बानो साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, MPA हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं पहले मोहतरमा आयशा बानो साहिबा की तरफ जाऊँगा। आयशा बानो साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो मैंने इब्तिदा में कहा भी कि ये तकरीबन ये बारिशें 1.5 महीने से जारी है और पहले से इस तरह की पेशनगोइयाँ भी हो रही थी, महकमा मौसमियात की तरफ से भी आदाद शुमार पेश किए जा रहे थे, हुकूमत भी जो है ना वो मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन ये तनबीह करती आई है। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तबाही हुई, जो आदाद शुमार मैंने आपके सामने पेश किए, और अभी तक जो है वो लाखों लोग जो है वो बेघर है, वो पानी में है। तो ये क्या वजह है? क्या हुकूमत पहले से तैयार नहीं थी? देखें, ये तो आप ऐसी बात कर रही हैं। देखें, नेचर जो है ये तो इस तरह के फ्लैश फ्लड्स और इस तरह के जो है वो तो कहीं पे भी आ सकते हैं, बल्कि ये तो अभी अगर आप अभी गूगल करें और आप फ्लैश फ्लड टाइप करें तो आपको दुनिया के डेवलप से डेवलप कंट्रीज में भी जो है वो फ्लैश फ्लड्स आते हैं। ऐसी बात नहीं है। और लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरा फ्लैश फ्लड्स आना और नॉर्मल से ज्यादा बारिश होना, ये सारी चीजें इसमें ऐड अप होती हैं। जिस तरह आपने खुद ही कहा कि जी क्लाइमेट चेंज भी एक एलिमेंट है, क्लाइमेट चेंज का भी एक एलिमेंट दरमियान में आता था कि पिछली दफा जो स्नोफॉल हुई थी वो नॉर्मल से जरा ज्यादा हुई थी, स्नो मेल्ट भी उसमें आ जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है एक इंक्रोचमेंट। क्योंकि बहुत सारे जो देखे, जब आप नेचर और नेचर का जो कोर्स है उसमें जब आप लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे या नेचर के कोर्स में जब आप वो करेंगे, तो फिर देखेंगे, अगर आपको याद हो E11 में जो बारिशें आई थी, और वो बारिश में अगर आपको याद है पूरे वो जो गाड़ियां उसमें तैर रही थी, तो वो क्या था? वो बारानी नाला था जिसके ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक कॉलोनी बनाई और वो टाउन बना, वो पूरा वो एक सोसाइटी बनाई, और उसी जो पानी का वो चैनल था उसके ऊपर उन्होंने प्लॉटिंग करके वो भेज दिया था। तो ये जो हमारा एक इंक्रोचमेंट का जो एक एलिमेंट है, ये एक बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से हमारे लिए एक चैलेंजिंग डायलेमा है, और ये चैलेंज सिर्फ हमारे केपी के जी
हेलो आयशा बानो साहिबा। अच्छा, मैं उनसे हम बात करेंगे, मेरे ख्याल में राब्ता मुनक़ता हो गया। मुमताज़ साहब, आप क्या कहते हैं कि जैसे यही सवाल आपसे कि पहले से बाकायदा जो है ना फोरकास्ट हो रहे थे कि इस तरह बारिशें होंगी, तूफ़ानी बारिशें होंगी, लेकिन आपने देखा कि नुकसानात बड़ी हुए, तो क्या हुकूमत की पहले से कोई तैयारी नहीं थी? बहुत बहुत शुक्रिया रिफत साहब। असल में मसला ये है कि एक तो हुई हैं बारिशें और एक हुई हैं दरियाओं में जो सैलाब आए हैं जी। तो ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर हम बारिशों को देखें तो बारिशें यकीनन मतलब जो नॉर्मल बारिशें होती हैं उससे बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इसकी एक वजह मसलन हर जगह पे इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है। मिसाल के तौर पे चतराल की मिसाल हम ले लें, वहाँ पे ग्लेशियर जो हैं वो पिघलने लगे थे, तो जो पहाड़ों पे बर्फ़ पिघली तो वो दरियाओं में जब आने लगी तो ज़ाहिर है वो जो पानी की सतह जो थी वो बुलंद होने लगी और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता गया वो अपने साथ बहा के लेके गई। अब ग्लेशियर को पिघलने से रोकना ये तो मेरा ख्याल है शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि ये तो एक ऐसी ये चेंज है कि ये पूरी दुनिया में इस तरह से होती है और ये इस तरह से होता है। और बारिशों के बायस मिसाल के तौर पे अगर छतें गिरती हैं, जिसमें ये जो आपने अमवात का जिक्र किया, तो इसमें ज़्यादातर जो अमवात हैं वो छतें गिरने के बायस हुई हैं, बारिशों की वजह से हुई हैं। मिसाल के तौर पे टांक में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लेकिन टांक में दरियाओं से नहीं बल्कि वहाँ पे बारिशों से इतनी तबाही हुई है कि वो वहाँ पे घर थे, घरों के घर गिर चुके हैं, छतें गिर गई हैं। अब कोई बारिश होती है अचानक, ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि बारिश की वजह से कोई मकानात को खाली कर ले और फिर बारिशें गुजर जाएं, ये होगा, ऐसा तो नहीं सकते। मानसून की बारिशें वो हर साल आती हैं और ये पता नहीं होता कि वो किस टाइम से किस टाइम तक जारी रहते हैं। अगरचे पेशें गोइयाँ होती हैं, लेकिन ये फिज़िकली मुमकिन नहीं है कि बारिशों की वजह से लोग कच्चे मकानात छोड़ के वो कर लें। हाँ, हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक इस तरह की होनी चाहिए कि जब मकानात तामीर हों तो उसमें ये जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसका ख्याल रखा जाए ताकि छतों के गिरने के वाक़यात जो हैं उसका सद्भाव किया जा सके। जहाँ तक सैलाब की बात है, फ्लैश फ्लड्स की बात है, तो उसमें मसला ये है कि उसके लिए अर्ली वार्निंग का एक सिस्टम लगाया जा रहा था। 2010 के बाद जब सैलाब ने बहुत बड़ी तबाहियाँ की, बहुत सारे लोग उसमें जहाँ भाग भी हुए थे, अगरचे खुशकिस्मती से इस साल उस तरह की तबाही नहीं हुई। उसकी वजूहत भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या वजह थी कि उस तरह से नहीं हुई। तो उस वक्त ये तय पाया था कि जो हमारा महकमा मौसमियात है उसकी जाने से, बल्कि एक पेशावर यूनिवर्सिटी में भी ये कहा गया था कि वहाँ पे एक वो सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम वो करेंगे, तनसीब करेंगे। महकमा मौसमियात के ताउन से भी फिर हो गया, लेकिन वो मनसूबा उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। 2013 में जो हुकूमत बनी उससे पहले भी उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कागज़ी कार्रवाई तक ये बात महदूद रही। फिर एक और हुकूमत गुजर गई, उसमें भी नहीं किया, फिर इस हुकूमत में भी। इसकी वजह यह है कि पिछली हुकूमत में, जो पिछली हुकूमत थी उसमें सूबाई हुकूमत एक हुकूमत थी, एक पार्टी की हुकूमत थी और मरकज़ में, और चूँकि महकमा मौसमियात और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इसकी तनसीब जो थी वो सूबे में होनी थी, तो इसलिए ये मनसूबा जो है ये मटीरियलाइज़ नहीं हो सका। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं थी, अगरचे कहा जाता रहा कि दरिया सवात में फ़लाँ मकाम पे इतनी क्यूसेक पानी है जो नॉर्मल से ज़्यादा है और वो आइंदा 2-3 घंटों में या 4-5 घंटों में इसकी तबाही आ सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो रेला यहाँ तक पहुँच सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो मुंडा हेडवर्क्स जब टूटता है, अचानक एक खबर आती है मुंडा हेडवर्क्स टूट गया और उसके 2-3 घंटे बाद चरसदा जो है सैलाब में डूब जाता है। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम हुकूमत के पास ये मौजूद होता तो कम अज़ कम ये पता चलता कि ये जो मुंडा हेडवर्क्स है उसकी जानिब ये पानी का रेला बढ़ रहा है और उसके टूटने के इम्कानात मौजूद हैं। तो अच्छा, हमारा जो है ना वो आयशा बानो साहिबा के साथ राब्ता बहाल हो गया। आयशा बानो साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी जी। अच्छा, तो ये आप बात कर रही थी, सवाल मेरा ये था कि ये पहले से मतलब हुकूमत को अगर मालूम था तो, या जो रिस्पांस था सैलाब के बाद, बारिशों के बाद, वो रिस्पांस जो है ना हमें उस तरह का नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जो है ना जान बहक हुए। अब आप देखें कि तकरीबन 6 लाख तक लोग जो है वो बेघर हैं और अभी भी जो है ना बहुत सारे इलाकों में, मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगा कि वो पानी में है, डेरा इस्माइल खान में, स्वात में राब्ते जो है ना अभी तक बहाल नहीं हुए हैं। तो आप समझते नहीं हैं कि वो गवर्नमेंट जो है ना उस तरह क्विक रिस्पांस नहीं कर पाई है? गवर्नमेंट की क्विक रिस्पांस से तो आपको पता है, ये तो जिस किस्म की तबाही खुदा ना ख्वास्ता होने जा रही थी,
ये तो काफी देखिए बचत हुई है, क्योंकि इस किस्म की ठीक है बिल्डिंग्स वगैरह, देखिए मैंने आपको कहा है कि अगर वो रिवर उसके आएंगे, रास्ते में आएंगे जहां पे जो एक नेचर का अपना एक कोर्स है, तो वो तो एक दरमियान में देखिए पानी का लेवल जो है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो फ्लड्स, अब जिस तरह 2010 में जो फ्लड आया था उसके बाद तो फिर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उस किस्म की फ्लडिंग नहीं थी। लेकिन ये था कि जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल आप गलत कर रही हैं। गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली रिस्पॉन्ड करके लोगों को वहां से निकाला है, टाइमली रेस्क्यू किया है, टाइमली लोगों को वहां से विकेट करके लोगों से घर खाली करवाए हैं, और लोगों के जहां तक के लोगों के जानवरों तक को वहां से शिफ्ट किया है। अब अगर आप मेरा रोजाना तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मेरा विजिट होता है, हम लोग जाते हैं, हम लोग चारसदा को भी मॉनिटर कर रहे हैं, पेशावर को भी देखते हैं, जहां जहां जिस एरिया पे हमारी अपनी कैपेसिटी होती है हम ट्रैवल भी करते हैं, देखते भी हैं कि वहां पर लोगों के क्या इश्यूज है। आप यकीन करें कि लोगों को टाइमली वहां पर निकाला गया, क्योंकि जिस लेवल का वो सैलाब था और जिस लेवल के, जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि जी टांग में और ये स्वात में और फिर ये नौशहरा वाली साइड से, ये टाइमली लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया है। टाइमली इन लोगों को रिस्पॉन्ड करके हुकूमत ने हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कहती है उसमें बहुत एफिशिएंसी दिखाई है कि उन्होंने लोगों को वहां से एक टाइम पे ही वहां से निकाल दिया था। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके ये आप सोचे कि तकरीबन 4.5 लाख तक आपके लोग वो है जो उनको टाइमली जो है ना विकेट कर दिया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब वो फ्लड का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड तो उसकी तो कोई भी असेसमेंट नहीं कर सकते कि इसका किस लेवल पे वो आएगा, लेकिन हाँ एक हद तक आप असेसमेंट कर सकते हैं। और उसकी असेसमेंट जो एक रफ अंदाजा जो होता है कि जी अगर ये होगा, जिस तरह आप लोग मोटरवे पे भी एक टाइम पे ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मोटरवे शायद ब्लॉक कर दे, एंड वन ऑफ द रीजन वॉज कि जो पिछली दफा एक हादसा हुआ था उसी को कंसिडर करते हुए कि जी अगर फ्लो खास अमाउंट से ऊपर जाएगा तो हम लोग मोटरवे को ब्लॉक कर देंगे, लोगों को अवॉइड करेंगे कि वो इस इलाके में ट्रेवल ना करें। सो ऑल द बेसिक इंस्ट्रक्शंस वर गिवन ऑन ड्यू टाइम। सबको, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, हमारी रेस्क्यू की टीम्स को, 112 को, हमारी जितनी भी इंतजामिया जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो भी डिपार्टमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल है, सबको टाइमली वो करा के उन्होंने लोगों को घरों से निकाल के उनको सेफ एरियाज में, सेफ कैंप हाउसेस में शिफ्ट कर दिया था। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है देखिए 4 लाख 4.5 लाख लोगों को विकेट कराना, इवैक्यूएट कराना, ये कोई छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। फिर इसी तरह टाइमली प्रॉम्प्ट एक्शन लेके 70,000 तकरीबन लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया। फिर लोगों को इसी तरीके से अपने कैंप्स तक पहुंचाना, उनको फैसिलिटेट करना। पाकिस्तान की आप ये सोचे कि पाकिस्तान की हमारी जो पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, इतना अमीर मुल्क नहीं है कि वो एक एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है एक एक इंडिविजुअल की तरफ अप्रोच करके हम लोग खुद डे इन डे आउट जो थे पीडीएमए के साथ और अपने जो हमारी रेस्क्यू की टीम्स है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक के साथ रास्ते में थे और उनको जो भी हमें इन्फॉर्मेशन जहां पे भी आती थी रेस्क्यू की या किसी को निकालने की, तो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो ये तो आप प्लीज बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि जो 4-4.5 लोगों को रेस्क्यू करके इवैक्यूएट कराया गया है, ये वो लोग हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेफ देयर इन सेफ प्लेसेस और उनको सेफ जगह पे रखा गया है। जी अच्छा, ये आप ने अभी बात की, ठीक है, मैं आप जाती होंगी जो सैलाबज़दा इलाके हैं, लेकिन मैं ख़ुद भी गया हूँ। मैं ख़ुद जो है 1 हफ़्ता पहले मैंने चारसदा का विज़िट किया था, उमरज़ई के इलाके में जो दरिया के किनारे जो घर उसमें तबाह हुए थे, वहाँ से मैंने एक प्रोग्राम भी किया है। तो उस वक्त यानी हफ्ता पहले तो वहाँ पे उन लोगों तक जो है हुकूमत नहीं पहुँची थी, वो खुद ही अपने मदद आपके तहत। मेरी बात सुने, मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बताती, ये मैं भी आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ ना। हम लोगों ने देखिए इतना एक तो होता है ना कि वहां से लोगों को निकालना, देखिए डिफरेंट फेजेस होते हैं रेस्क्यू के। रेस्क्यू के फेजेस ऐसे होते हैं कि पहले आप लोगों को देखिए वहां से विकेट करना कि फ्लड गुजर जाए, चले वो रेला गुजर गया, अब उसके बाद जो वहां पर लोग थे उनको कैंप हाउसेस तक पहुंचाना। फर्स्ट हमारे फेज 1 में तो सिर्फ ये प्रायोरिटी थी कि हम लोग इनको सिर्फ खाना पहुंचाएं, इतना उनको बेसिक नेसेसिटीज उनको प्रोवाइड करें ताकि खुदा ना खास्ता कि वो उनका वो पानी खाना पीना जो भी था वो मैनेज करें। हर एक कैंप हाउस में हम लोगों ने लोगों को शिफ्ट किया हुआ था और उनको आप यकीन करें उसके बावजूद बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम अपने घर नहीं छोड़ते और वो घर से नहीं निकल रहे थे। ये तो आप इसके शायद खुद भी गवाह होंगे कि बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया था। देखिए हम तो उनको नहीं ब्लेम करते, वो इसलिए क्योंकि लोगों की जमा पूंजी होती है, लोगों के अपनी समाज का डरते कि शायद आके चोरी ना लिया कुछ,
बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज किया, उसके बावजूद उन लोगों को वहां से निकाल के कैंप हाउसेस पे कैंप हाउसेस। अच्छा, और आप ये माने कि जी। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, भी कोई आए हैं तो उनको भी फैसिलिटेट किया गया है। हर एक इलाके में कैंप हाउसेस पे इन लोगों को खाना 2-3 वक्त खाना इनको रेगुलरली मिलता गया। इतने फिलैंथ्रोपिस्ट, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की और हमारी केपी की जो आवाम है, मैं कहती हूँ जो भी था वो जिस पार्टी का भी हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी हो, हम लोग इतनी यूनिटी के साथ काम किया है। लोग एक एक घर पहुंचे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी मैं उस मोहल्ले में गया तो श्योर कि वो उसी दिन वहां पर लोगों ने खाना पहुंचाया होगा, ये हो ही नहीं सकता। लोगों में इतना लोगों का जज्बा था कि हुकूमत के साथ मिल के लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एक एक घर में जाके खुद राशन देकर आ रहे हैं, खुद खाना देकर आ रहे हैं। देखिए ये सीरियस बात होता है। ठीक। उसके अच्छा, बाद आयशा बानो साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अब मैं जो स्टूडियो में मेरे गेस्ट हैं इनसे मैं बात करूंगा। मुमताज साहब, आयशा बानो साहब कह रही हैं कि जो हुकूमत के जितने वसाइल थे उसके तहत जो है ना उसने अच्छा रिस्पांस दिया है, मतलब वो बिल्कुल टाइमली है और क्विक है। आप क्या कहते हैं? अच्छा, जो इवैक्यूएशन की बात उन्होंने की है वो वाकई उसकी मेरा ख्याल है वो काबिल तारीफ़ है। वो इस तरह से कि पिछली दफ़ा हमने देखा था 2010 में जो सैलाब आया था उसमें ज़्यादातर नुकसान इसलिए हो गया था कि वो लोग घरों में मौजूद थे और वो बर वक्त वहाँ से उनको निकाला नहीं जा सका था। अभी नौशहरा में रात के वक्त, मतलब अभी जो मुंडा हेड वर्स था वो अभी टूटा नहीं था, उसका कोई मतलब इस तरह की कोई खदशात भी नहीं थे, लेकिन उसी रात को लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से निकाला गया, खुसूसन नौशहरा कलां के इलाके हैं या इसके अलावा ये जो चरसदा में जो दरिया के किनारे जितने भी इलाके हैं उन लोगों को निकाला गया। पश्तून गढ़ी वो एक ऐसी मिसाल है कि 2010 में वहाँ पे 10 फुट से ज़्यादा पानी आ गया था, लेकिन इस साल पानी अगरचे वहाँ पे 4-5 और बाज़ जगहों पे 6-6 फुट तक पानी था। लेकिन सुबह जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा घरों में एक बंदा वो छत के ऊपर बैठा था। अच्छा। और बाकी कोई घर, मतलब सामान भी उनका बिल्कुल महफूज था और सब कुछ उनका महफूज था। मतलब उनके पास बाकायदा तौर पे ज़िली इंतज़ामिया आ गई थी। वहाँ जब मैं सुबह पहुंचा तो एक बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा आप कौन है? कहता है कि मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खैबर हूँ। मैंने कहा ये तो नौशहरा का इलाका है। कहता है नहीं, मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे लोगों को निकालने की और रात ही से हम ये एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं और अभी सुबह हो गई है, सब लोग निकल गए हैं पानी आने से पहले ही। तो पानी चढ़ता जा रहा था और लोग निकल गए थे। ये बात इनकी बिल्कुल सही है, आयशा ने ये सही कहा है। लेकिन जो बात मतलब गौर तलब है और अभी भी उसमें टाइम है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे, वो ये है कि वो जो लोग सैलाबज़दा हैं जिनके घर अभी भी उनमें पानी भरा हुआ है, इन्होंने 2-3 दिन कबल इन्होंने ये ऐलान किया कि जितने भी कैंप्स हैं, ज़्यादातर नौशहरा में कोई 17 कैंप थे, उसमें 16 कैंप बंद कर दिए गए थे। इस तरह नौशहरा में चरसदा में 17 में से 16 कैंप बंद किए गए। इसी तरह नौशहरा में जो 71 कैंप थे उसमें भी मेरा ख्याल है 4 या 5 कैंप उस वक्त छोड़ दिए गए और बाकी बंद कर दिए गए। इनकी बात यहाँ तक तो सही थी कि जो लोग जहाँ से पानी उतर गया उनको जाना चाहिए और बहाली के काम में वो करना चाहिए, लेकिन इनका एक मौक़िफ़ ये भी था कि ये लोग घरों पे मौजूद रहेंगे तो जब सर्वे होगा, उनकी असेसमेंट होगी उसकी, तो वो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, उसके मुताबिक ही उनके आंखों के सामने उनका सर्वे होगा और लोगों के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा। लेकिन उसमें नौशहरा कलां के ऐसे इलाके भी हैं, ये आयशा बानो खुद भी वहाँ पे गई है कि वहाँ अब भी पानी मौजूद है। वहाँ पे लोग कश्तियों में जाते हैं और वो लोग पहाड़ी पे मौजूद हैं, उन्होंने प्लास्टिक लगाए हुए हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि इनके पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि उन घरों से पानी निकाल दे और वो बहाली सब कुछ हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि जो लोग पहाड़ों पे मौजूद हैं, जिन्होंने प्लास्टिक लगाए हुए हैं, बारिश का इम्कान है और तेज़ बारिश भी हो सकती है, तो उनको कम से कम टेंट प्रोवाइड किए जाएँ। अब अगर उनको मुश्किल वक्त में टेंट ना मिले, अच्छा वहाँ पे हमने देखा छोटे छोटे बच्चे और वो सख्त गर्मी में उस प्लास्टिक के नीचे वो रुके हुए हैं। अब गर्मी भी हो, सैलाब भी हो और ऊपर से आपको मतलब साया तक ना हो तो क्या गुजरती होगी। ये चीज़ है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या तो ज़ाहिर है रिसोर्सेज होंगे, PDMA के पास टेंट भी बहुत है, सब कुछ बहुत हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकें। और जहाँ तक फूड और ये बाकी चीज़ों की सप्लाई का ताल्लुक है, मुखय्यर हज़रात की जानिब से इस दफ़ा जो काम किया गया है, मैं कहता हूँ कि कभी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। हर जगह पे ये लोग पहुँचे, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग पहुँचे, कोई एक नहीं बहुत सारी तंजीमें, लोग इनफरादी तौर पर भी और उसमें भी। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये है कि हमने देखा कि इवन कैंपों में लोग जा रहे हैं और इनफरादी तौर पर चरसदा कैंप की मैं मिसाल दूंगा, वहाँ पे इंतहाई बदनज़मी पाई जाती थी।
वो इस तरह से कि लोग जाते हैं और एक एक टेंट पे जाते हैं और 1,000, 2,000, 3,000 रुपए देते हैं। मेरे ख्याल में चाहिए था कि पीटीएम ने जिस तरह से पहले किया था लास्ट टाइम, वो कंसोलिडेटेड एफर्ट्स करते और वो एक जगह का तयन करते कि यहाँ पे पीडीएमए को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमदाद जितनी भी जाएगी उन्हीं के पास जाएगी और उन्हीं की थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इतनी बदनज़मी भी ना होती। अब कैंप में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो मुतासिर ही नहीं थे, वो सिर्फ इसलिए रह रहे थे कि वो मतलब बिगर्स टाइप लोग थे उसमें, तो वो इमदाद लेने के लिए वहां पहुंचे थे। तो जो सही हकदार लोग थे उनका हक मारा जा रहा था। ये चीजें, ये चंद एक चीजें थी जो उसमें फुकदान पाया जाता था गवर्नमेंट की जानिब से। आपने जो बात की कि लोगों ने बड़ा, या मुखैर हजरात जो है या जो अवाम है उन्होंने भी बड़ा जो है ना अपने भाइयों की मदद की है। और ये पाकिस्तान में तो वैसे पाकिस्तान का शुमार तो मेरे ख्याल में चंद उन ममालिक में आता है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। सईद यूसुफ साहब, अब आपकी तरफ ये जो सैलाब है, जैसे कि अब 2 दहाइयों में हमने देखा कि दूसरी मरतबा बड़ी शदीद बारिशें और फिर सैलाब आए। जैसे 2010 में सैलाब आए थे स्वात में, वहाँ से शुरू हुए, पूरे मुल्क को जो है ना उसने लपेट में ले लिया, और अभी तकरीबन 12 साल के बाद ये दोबारा हुए। तो क्या ये अब कहा जा रहा है कि ये वो क्लाइमेट चेंज जो जिसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात है, और पाकिस्तान जो है ना उन 5 ममालिक में दुनिया में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है, तो क्या वाकई ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है? ये बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली ये वाकई असर रखती है, क्योंकि ये एक प्रूफ बात है, रिसर्च से साबित है। क्लाइमेट चेंज जो है उसके असरात मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मौसमियाती तब्दीली जो हम वेदर की बात करते हैं कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है या बारिशें इतनी होगी, या बाज़ जगहों पे जो है इसके असरात इस शक्ल में होते हैं कि कहीं कहत आ जाता है या कहीं पे खुश्कसाली हो जाती है, जिस तरह अभी हम सैलाब के हालात देख रहे हैं। तो अगर हम देखें ये हायर टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर और इसका ये बारिशों का बड़ा क्लोजली लिंक्ड है। जिस एरिया में टेम्परेचर या दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑपरेशन या अभी बुखारात जो बनते हैं वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो जो एयर है मॉइस्ट है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो भरे हुए बादल जो है वो बरसते हैं। और फिर हमारे चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो यही इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से हो रहा है कि हम लोग एमिशन जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं। साथ साथ में हम जो वेजिटेशन है उसका ख्याल नहीं रख रहे, हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हम गलत आबादकारियाँ कर रहे हैं, पानी के रास्ते रोक रहे हैं, हम दरियाओं को तंग कर रहे हैं। हम वहाँ जहाँ पे फ्लड का ख़तरा होता है कि सैलाब आ सकती हैं, वहाँ पे कोई ऐसी कोई बाकायदगी कहीं नहीं पाई जा रही। हमारी ज़मीनें जो हैं ये इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ड्राई हो गई, खुश्क हो गई हैं। जो मिट्टी है जिसमें जज़ब करने की सलाहियत थी वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि कई बाज़ जगहों पे बड़े लंबे लंबे टाइम से बारिशें नहीं हो रही, तो वहाँ पे जितना पानी मिट्टी में था वो सब जो है ऑपरेट हो गया है। तो अब वो ड्राई ज़मीन है, खुश्क है, बेजान ज़मीन है, उस पर बारिश, अगर ये जिस तरह ये बारिशें हुई हैं, सैलाब जिस तरह आए हैं, तो अगर वेजिटेशन हो, एब्जॉर्ब कर ले, मिट्टी हो, तो वो उसमें जज़ब हो जाए, अंदर हमारा जो एक्वीफर है, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर है, वो जो है रिचार्ज होता रहे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि सरफेस रन ऑफ ज़्यादा हुआ है। और सैलाब जो है उसकी बेसिक रीज़न अभी जो है वो क्लाइमेट चेंज ही है, वही इंक्रीज टेम्परेचर और ये सारा फिनोमेना मिलके उसने सैलाब, क्योंकि सिर्फ सैलाब की बात नहीं है, मतलब 1999 से लेकर 2002 तक जो पाकिस्तान में कहत भी आया था, वो भी मतलब ये सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही हैं सारी। अच्छा, इसमें जो मैं आज सुबह भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें भी ये मतलब यही बात की जा रही है कि ये जो असरात हमारे ऊपर है, इसमें पाकिस्तान का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो पाकिस्तान से उसका इतना अखराज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री भी नहीं है, दर्जा हरारत भी जो है ना ज़्यादा, हम मतलब आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह मतलब हमारे पड़ोस में इंडिया है, चाइना है, इस तरह जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे जो जितनी इंडस्ट्री है तो उनके असरात यहाँ पड़ रहे हैं। और फिर ख़ासकर जो हमारे ग्लेशियर्स है, उन ग्लेशियर्स के ऊपर जो है ना वो तेज़ी की वजह से वो मिल्ट भी हो रहे हैं, और उससे वो ग्लाफ जो है वो भी इसी वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है,
क्योंकि हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्री नहीं है, हम एमिशंस कितना स्टॉप कर सकते हैं, एयर जो है उसकी बाउंड्री नहीं है, ओशन जो है उसकी बाउंड्री नहीं है, ये ग्लोबल विलेज है अगर हम देखें पूरी दुनिया को। और पाकिस्तान जो है वो हम कहते हैं कि हिट है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, तो वो हिट इसलिए है, एक तो ग्लोब में उसकी पोजीशन, जोग्राफिकल पोजीशन उसकी ऐसी है, डिफरेंट अल्टीट्यूड में वेरिएशन हमारे पास पाई जाती हैं, फिर हमारे पास 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके एमिशंस वो भी इफेक्ट कर रही हैं, फिर हमारे पास जो मानसून रेन है जो वेस्टर्न हमारे पास आ रही हैं, डिस्टर्बेंस, सारी चीज़ें जो हैं ये सैलाब का बाइस बन रही हैं। क्या ये चीज़ें ज़ाहिर इफ़ेक्ट कर रही हैं, अगर कहीं पे भी एयर पोल्यूशन होगी वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए फिर अपने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, कुछ कंट्रीज़ उसके सिग्नेटरी हैं जो कर रहे हैं। जिस तरह अभी अगर हम देखें तो हमारे अपनी कंट्री में उस पर बात होती है, ये जो NDCs की बात हो रही है आजकल गवर्नमेंट लेवल पे, कि हम कितना जो है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस हैं, हम क्या क्या कर सकती हैं, उस हिसाब से हम कैसे इसको हमने टैकल करना है। हमारे पास वो कौन से दो किस्म के अप्रोचेज़ हैं गवर्नमेंट के पास भी, इवन इंडिविजुअल्स भी इसमें जो है कॉपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट इंडिविजुअल्स अगर कम्युनिटी इतनी अवेयर नहीं होगी तो एलोन गवर्नमेंट जो है वो इतना उसका असर इतना नहीं होगा उन तमाम सदवाब का। हमारे पास जो है मिटिगेशन मेजर्स हैं कि हमने भाई वो जो एमिशंस हम कर रहे हैं सब कंट्रीज़ के लिए जो एमिशंस कर रहे हैं उसको हम कम से कम करें और सिंक को ज़्यादा करें। मतलब वो सोर्सेज जिससे एमिशंस हो रही हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है या डिफरेंट हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कंट्रीब्यूटर है, जो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो उसको हम जो है मिटिगेट करें, मतलब उस रिसोर्स को हम कम करें और सिंक को ज़्यादा करें। सिंक हमारे पास ओशन है, हमारे पास प्लांट्स है, हमारे पास सॉइल है, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है जो कि इसको एब्जॉर्ब कर सके उस एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर हमारे पास एडेप्टेशन है, हमने अपने आप को एडेप्ट करना है। अब देखिए एक चीज़ हमेशा हमने एक चीज़ है जिसका अब हमने सामना करना है, वी हैव टू फेस इट। अब कैसे फेस करना है, हमने इतना रिजिलियंट अपने जो सिस्टम है उसमें इतनी ज़्यादा लचक पैदा करनी है कि हम उस जो बढ़ाओ टेम्परेचर है हम उसको बर्दाश्त कर सकें। इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। हमें चूँकि टेम्परेचर बड़ा हाई मिल रहा है, अगर हम वापस अपनी उसी तरफ जाएं कि भाई हमें उसी तरह चिलिंग कोल्ड मिले जो जिस तरह सितंबर अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती थी, वो बहुत लेट है। तो हमें उसके लिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स हैं जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट हैं, ड्राउट रेजिस्टेंस है। इस तरह हमें एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों को करना है। लेकिन ये एक अकेले पाकिस्तान नहीं, ये हमें इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट UNFCCC का नाम आपने सुना होगा, डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके अलावा रेड प्लस के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बाज़ कंट्रीज जिस तरह आप कह रहे हैं कि चाइना है, इंडिया है, वो एमिटर है, कैसे उनको कंट्रोल करना है, आया वो सिग्नेटरी हैं, क्योंकि अगर वो एमिशंस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट करेंगे हमारी कंट्री पे। सही। अच्छा, आयशा बानो साहब, ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जाहिर है कि अभी तो रेस्क्यू और रिलीफ का जो काम है वो हो रहा है और उसके बाद फिर एक रिहेबिलिटेशन का काम है। तो क्या हमारे सूबे के इतने वसाइल हैं, इमदाद की ज़रूरत है, नहीं है? और आजकल वैसे भी जो आप लोगों की वफाकी हुकूमत के साथ जिस तरह के ताल्लुकात है, तो इसमें फिर इसके तनाजुर में जो है ना कितने चैलेंजेस है हमारे सूबे को? देखिए, पहले तो मैं कुछ एक थोड़ा सा आपको अपडेट वैसे दे दूं, क्योंकि पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, लेकिन अपने जो व्यूवर्स हैं या जो लिसनर्स हैं उनको अपडेट करने वाली बात है। वो टेंट्स वगैरह की बात हुई, देखिए फैमिली टेंट्स तकरीबन सिर्फ 40,000 तक अंदाजन फैमिली टेंट्स दिए गए लोगों को, मतलब नॉन उसके आइटम्स हैं, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब लाखों के हिसाब से जो है ना इंशाल्लाह वो हो रही है अपनी तरफ से पूरी। और सिर्फ ये नहीं, इंशाल्लाह जो अभी हमारा सेकंड फेज आएगा रिहैब का, उसमें हम लोग इनके जो घर के लिए इनको अमाउंट देना, वो आपको पता है कि जो PDMA के एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द एरिया के 4 लाख है कंप्लीटली, अगर डैमेज्ड हाउस है तो उसके हिसाब से 4 लाख होगा, डिपेंडिंग वो किस एरिया में है और किस उसमें पॉलिसी के अंदर आते हैं। 4 लाख है, फिर 160 है, फिर किसी की दीवार गिर गई तो उसके लिए अलग है। तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज और पॉलिसी के हिसाब से उनके लिए वो चीजें भी होंगी। एक अभी मेरी जो वन ऑफ द आपकी जो गेस्ट है उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज की, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अभी पिछले 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले हमारी एक एनवायरनमेंट की मीटिंग हुई जिसमें समरी भिजवाई गई फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑन द क्लाइमेट चेंज टू हैव अ सेपरेट डायरेक्टरेट फॉर क्लाइमेट चेंज।
ये जितने भी कंसर्न्स इन्होंने उठाए ये उसी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए है कि देखिए हमारे फेडरल गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसी बनती है या जो भी होती है उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, प्रोविंशियल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं था, एग्जीक्यूटिंग बॉडी नहीं थी जिसको हम कहें कि वो यहाँ पर इसको प्रोविंशियल लेवल पे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी कराए। अगर से कोई फेडरल गवर्नमेंट में कोई फंड आता है तो हर प्रोविंसेस का अपना हिस्सा होता है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, उसको यूटिलाइज करना, वो सारा कुछ। तो क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट रेट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से 2 हफ्ता 3 हफ्ते पहले जो है अगर आप ये देखें तो वो शायद मैं आपसे शेयर भी कर लूंगी, तैमूर झगड़ा साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने उसके लिए फंड जो है ना डायरेक्ट रेट के लिए वो करती है और उसका अप्रूवल दे दिया। दिस इज नंबर 1। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि पानी को जो कमोडिटी का दर्जा देना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी हमारे लिए एक आगे बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। जिस तरह आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं कि वाटर स्केसिटी जो है इज गोइंग टू हिट खुदाना खास्ता ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो पानी को कमोडिटी डिक्लेयर करना और उसका वो करना कि किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन और री यूटिलाइजेशन कैसी होगी, तो वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भी उसी मीटिंग में ही हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव करवाया। अच्छा, उसके साथ आपने जब जो डैमेज आप कह रहे थे तो तकरीबन 97,326 मिलियन जो है हमारा एक असेसमेंट के मुताबिक जो हमारा पीडीएम यानी एक असेसमेंट की है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है और ये हमारे टोटल डैमेजेस हैं जो हमारी हुए। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये घरों का नहीं है, उसमें देखिए आपके एग्रीकल्चर, आपके फार्म्स, आपके रोड्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, बिल्डिंग्स, ब्रिज, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। दिस इज द टोटल कॉस्ट, ये टोटल एक अमाउंट है जो हमें एक फिगर दिया गया है कि बाय द पीडीएम में कि जी ये हमारी टोटल आएगी। अब लेकिन मैं फिर कहूंगी कि ये एक ऐसा टाइम है और एक ऐसा चैलेंजिंग वक्त है कि इसमें हमारे साथ लोकल लोगों ने बियॉन्ड पार्टी लाइंस, मैं कहती हूँ सब पार्टियों ने मिलकर, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, अगर इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, हर एक पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी लेवल पे कोशिश की है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड टू लोगों के जो इश्यूज हैं। क्योंकि देखिए दुनिया जहान में जो है जब किस तरह का कोई बड़ा डिजास्टर होता है, चाहे वो बहुत भी डेवलप्ड कंट्रीज हो, बहुत अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, जर्मनी में अर्बन फ्लडिंग हुई थी कुछ साल पहले, अगर आपने देखा उनके पूरा शहर उनका डूबा हुआ था। तो थिंग इज कि ऐसे टाइम पे सिविल सोसाइटी, लोकल एनजीओज, लोकल जो कम्युनिटी है वो उठ के ही हमेशा हेल्प आउट करती है। तो इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमारा फोकस है कि वो हम लोग फेडरल गवर्नमेंट से तो उनका पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग पार्ट ऑफ, वो हमारा तो हक तो बनता है कि वो दे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से हमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो पहले अपने कौन से प्रोमिसेस पूरे कर चुके हैं कि जो वो अब अपने प्रोमिसेस पूरे करेंगे, लेकिन वी विल फाइट फॉर आवर राइट और हम उनसे अपना हिस्सा, अपने प्रोविंस का हिस्सा जरूर मांगेंगे। और जहां तक चीफ मिनिस्टर साहब की बात है तो माशाल्लाह से महमूद खान साहब ने खुद अपना एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें लोग खुद डोनेशंस भी दे रहे हैं, जिसमें खुद लोग डोनेशंस डाल भी रहे हैं और हमारे अपने जो लोग हैं, मतलब जिस पार्टी के भी हैं, वो खुले दिल से जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इनको रेस्क्यू करके घर में वापस लाना, उसके बाद ये डिफरेंट फेजेस में होगा। देखिए अब घरों की डी वाटरिंग के साथ साथ जिस तरह बात हो रही थी कि पानी, डी वाटरिंग इज अ चैलेंज। मशीनरी आप देखें कितनी मैसिव लेवल की मशीनरी, डी वाटरिंग के साथ फिर डीसिल्टिंग स्टार्ट हो जाता है कि घरों में पानी तो निकल गया लेकिन पीछे जो एक मिट्टी की तह रह जाती है उसको निकालना, उसका एक बड़ा अच्छा हम लोगों ने टेक्निक निकाली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं फिर कहूंगी हैट्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपने थोड़ी देर पहले वो मैंने पॉलिसी की बात भी की, तो ये जो क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट पॉलिसी है ये तो अभी कल जो है ना उसको इन्फोर्स किया गया है, उसका ऐलान हुआ है। तो ये असल में जब 2010 के सैलाब आए थे तो उसके बाद जो है ना इस पे काम शुरू हुआ और 2017 में ये पॉलिसी पहली मरतबा आप लोगों की पहली हुकूमत में बनी। फिर ये 2021 में इसको मजीद जो है ना इसमें एडिशन की गई और फिर ये अब 2022 की जो है ना वो दोबारा जब ये सैलाब आए तो मतलब इसको कुछ और इसमें एक्शन प्लान भी शामिल किया गया है। तो इसमें अब दो बातें हैं, एक तो ये है कि ये पॉलिसी अगर इस पे कुछ अमल दरामद होता तो फिर ये जो अभी ये सैलाब आते हैं इसमें कुछ नुकसानात इतने ज्यादा ना होते, नंबर 1। और दूसरी बात ये एक और इसके साथ ज़िम्नी सवाल है कि ये जब इतना बड़ा सैलाब आया है, जाहिर है कि लोग इसमें इतने ज़्यादा जो है ना वो जान बहक हुए हैं, इतना नुकसान हुआ है, तो हुकूमत जो है ना इस तरह खुद से अपनी क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए इस तरह फिर पॉलिसी जो है ना फौरन उसको टेबल कर देती है। और आप भी सवाल पूछना चाहती हैं? आयशा, मुमताज साहब मेरे साथ बैठी हुई हैं। मुमताज साहब, टीवी पे
टीवी पे आपके ही एक जर्नलिस्ट ने खड़े आपकी तरफ होकर आऊंगा। ये टीवी पे लाइव बोला है कि जी बिलियन ट्री सुनामी की वजह से बहुत डैमेजेस जो थे वो मिटिगेट हुए हैं और बड़ा मैनेज हुआ है। और अगर ये बिलियन ट्री सुनामी ना होता, जो कि बिलियन ट्री सुनामी का नाम वो तो सारे पहले जो है ना लोगों को उसमें बड़ा बह गए खटकता हैं। था। और इसी बिलियन ट्री सुनामी की वजह से साथ में जो फ्लड्स आए थे, ये आपके ही मीडिया के चैनल के लोग, और बल्कि वो यकीन करें वो बड़े पीटीआई के मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है टीवी पे खड़े होकर, और उन्होंने लाइव वो कवरेज देते हुए कहा है कि जी बिलियन ट्री सुनामी ने बहुत प्रोटेक्ट किया है। तो आप ऐसी बात ना करें, बिलियन ट्री सुनामी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हमारा जो इनिशिएटिव है ऑन क्लाइमेट चेंज। आपका क्लाइमेट चेंज तो स्टार्ट ही प्लांटेशन से होता है, गुड वर्क से होता है। जब आपके प्लांट्स होंगे तो उससे आपका क्लाइमेट चेंज वगैरह का बहुत बड़ा एक एंगल इज कनेक्टेड। ये जो हमारी आपकी जो गेस्ट आई है, बेशक आप उनसे पूछ लें, शी इज एन एक्सपर्ट एंड शी कैन रिस्पॉन्ड ऑन दिस वेरी वेल, बेटर देन मी, कि क्लाइमेट चेंज का तो आपका बहुत ज्यादा जो डिपेंड जी जब आप कटाई करते हैं, आपकी ग्रीनरी आपकी खत्म होती है, तो आपका ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है। ये तो मैं कहती हूँ कि ये जो हमारी बिलियन ट्री सुनामी की वजह से तो बहुत प्रोटेक्ट हुए हैं हमारे बहुत सारी जगह, क्योंकि आपकी लैंड इरोजन उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से नॉर्मली हो जाती, या खुदा ना खास्ता और आती तबाही आती। तो ये तो आप बिल्कुल भी ना कहें। दूसरा, सीएम साहब ने खुद जो है अभी इस दफा इसका स्ट्रिक्ट वो लिया हुआ है कि पिछली दफा जहां पर हम लोगों से शॉर्टकमिंग्स हुई थी, इस दफा एटलीस्ट वो शॉर्टकमिंग्स ना हो और पहले से ज्यादा हम लोग अच्छे इफेक्टिव तरीके से। देखिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बता, 2002 का एक्ट है। अब वो 2002 का एक्ट किसकी गवर्नमेंट में बना है वो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, जिसमें है रिवर एक्ट। रिवर एक्ट के होते हुए बावजूद भी आपके रिवर्स में बड़े बड़े लोगों ने जाके तो अपने होटल्स खड़े कर दिए थे। हाँ, तो वो किसने, वो हुकूमत किसकी है? तो वो तो जो है ना, मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि बात इनको... ये है कि देखिए जो एक्ट लेकर आता है ना, तो ये पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही आप एक्ट लेकर आते तो आप उसी वक्त इंक्रोचमेंट की वो करके दें, ठीक है। लेकिन ये कि जिस तरह ये बात बार बार 9 सालों से इस सूबे में तो 9 सालों से आपकी हुकूमत है ना। बात सुने, हम लोग तो इंशाल्लाह इस दफा तो वी आर गेयरिंग अप। जिस तरह हम लोगों ने पहली दफा, पिछली दफा भी आपको जिस दफा 2010 के फ्लड के बाद आपने देखा, परवेज खटक साहब ने नौशहरा में पूरी साइड पे, रिवर के साइड पे कंक्रीट पूरे वो वॉल किस्म की बना दी थी, जिसकी वजह से अगर आप पूछिए अपने एक्सपर्ट से तो वो आपको रिस्पॉन्ड करके बताएंगे कि उसकी वजह से नौशहरा कितना प्रोटेक्टेड रहा है। तो दीज वर द इनिशिएटिव्स और दीज वर द थिंग्स जो कि आपका ये सरदरियाब के साइड पे अगर आप देखें, सरदरियाब के साइड पे पूरी एक साइड पे जो है ना उसकी दीवारें खड़ी कर दी थी, एक साइड पे उसकी एजिंग वो कर दी थी। एंड दीज वर द रीजन कि बहुत कुछ इसमें बचत हुई है। पानी उससे पिछले से ज्यादा था, लेकिन बिकॉज दिस टाइम कंपैरेटिवली वी वर प्रिपेयर्ड। हम लोगों ने 2010 के बाद जो चीजें हो गई थी उसके लिए प्रिपेयर्ड थे हम लोग। देखिए ये जो इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ये इस तरह की जो फ्लडिंग होती है, ये हर साल नहीं आते हैं, ये 10-20 साल के बाद कहीं आते हैं। लेकिन ये है कि उसके बावजूद इस दफा हमारा रिस्पॉन्स वॉज, मैं कहती हूँ बहुत पहले से ज्यादा अच्छा था। वी वर वेल इक्विप्ड, वेल प्रिपेयर्ड एंड बड़ा ऑन टाइम लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लोगों की जानों को बचाया गया। बहुत सारे लोग नहीं निकल रहे थे, उसके बावजूद उनको जबरदस्ती जो है घरों से निकाल के लेकर गए। आयशा बानो साहिबा, ये जो अभी आपने बात की इंक्रोचमेंट्स की, तो ये जो स्वात में वो होटल वगैरह आपने भी देखे सारे के कैसे वो बह गए पानी में, तो उसके बारे में फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना ऐसे ज़रा ब्लॉग में रिपोर्टें भी आई कि ये इसको मतलब इन होटल जो जिनने इंक्रोचमेंट्स किए इनको एनओसी किसने दिया था, तो उसमें कुछ जो है ना आपकी जमात के लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं। मैं उनका किसी का नाम नहीं लूंगा, और कुछ जो है ना उसमें ब्यूरोक्रेसी की बात भी हो रही थी। तो चले जो भी है, लेकिन अब अच्छा मेरी बात, मेरे सवाल सुने ना प्लीज। सवाल मेरा, अच्छा आयशा बानो साहिबा, मेरा सवाल सुने। अभी फिर उसके बाद जब सीएम साहब वहां पे गए, उसने दौरा किया, तो उन्होंने वहां बात की कि अब इसकी हम इंक्वायरी करेंगे, और आर्मी चीफ ने भी ये बात की है। तो क्या वो इंक्वायरी शुरू हो गई है? उसकी कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, चाहे जिसने प्रश्न डाला है, जिसने नहीं डाला, पुलिस के लोगों के नाम है, एनओसी कौन देता है? आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल इदारा है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, वो देता है। एक एमपीए घर में, वो तो मिनिस्ट्री है ना, ऐसा तो नहीं है वो ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन वो तो मिनिस्ट्री से जाती है ना सब कुछ।
लेकिन की बात सुने, इसमें देखिए हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं रिफतुल्लाह साहब, आप साफ बात करें। सब रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि आपकी सोसाइटी और आपके लोग भी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये सोचें कि जिसने वहां पर होटल बनाया उसकी खुद जिम्मेवारी नहीं थी कि वो इस चीज को करे कि मैं दरियाए के मिडल में होटल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने लोगों की जाने मैंने उस पर डाल रहा हूँ। तो देखिए एक कम्युनिटी एट लार्ज जो है ना, एक सोसाइटी, एक लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन मैं ये बड़ा एक आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, और मुझे बहुत खुशी है और इसके ऊपर बल्कि इनफैक्ट सीएम साहब खुद इस चीज पे बड़ा उन्होंने वो किया है कि इस पे जो गलतियां पिछली दफा हुई थी, देखिए 2010 में जब फ्लड्स आई थी हमारी हुकूमत नहीं थी, तब भी ये बिल्डिंग्स उन्होंने अलाउ करके दे दिए थे। तो देखिए वो तो फिर हमें बुरा बना देंगे ना जब हम लोग नीचे बिल्डिंग्स को वो डिमोलिश करवाएंगे कि जी इंक्रोचमेंट है। लेकिन 2010 में जब ये फ्लड आया तो उस वक्त उन्होंने दोबारा क्यों अलाउ किया? उस वक्त किसकी गवर्नमेंट की आपको पता लग गया ना, 2010 में किसकी हुकूमत थी? उन्होंने क्यों 2010 के बाद जब फ्लड चले गए तो उन्होंने 2011 में उनको फिर परमिशन दी कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए बात यह है कि एज ए सोसाइटी एट लार्ज आप और हम सब मिलके एक चीज अगर गलत हुई है तो उसको अच्छा है कि अगर अब हमें टाइम मिला है तो हम उसको ठीक करें, और उसको ठीक कराने का टाइम है और यही टाइम है। और हम लोगों को चाहिए कि बजाय कि हम फिंगर पॉइंटिंग करें कि जी 2010 में फ्लड आया था, 2011 में दोबारा यहाँ पे होटल्स बनना शुरू हो गई थी, किसने उस वक्त एनओसी दी थी? ना तो हमारी हुकूमत थी, ना ब्यूरोक्रेसी हमारे अंडर थी। तो आप उस वक्त की हुकूमत से पूछे कि आप लोगों ने उसको क्यों अलाउ किया? तो अब मैं ठीक है ना, अब अल्लाह करे कि अब आप लोग कार्रवाई करें इन लोगों के खिलाफ। हम तो कहते हैं कि कार्रवाई हो। सीएम साहब बिल्कुल, सीएम साहब खुद इस चीज का बहुत नोटिस ले रही हैं, और हम लोगों ने जिस तरह आपको कहा कि देखिए केपी गवर्नमेंट हमेशा से इस तरह की इनिशिएटिव्स में, बाकी किसी प्रोविंस में क्लाइमेट चेंज के ऊपर डायरेक्टरेट अभी नहीं वो हुआ, यहाँ पहला ये हमारा प्रोविंस होगा इंशाल्लाह कि जिसमें डायरेक्टरेट ये होगा। और यहाँ पर हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितनी भी पॉलिसीज फेडरल बनेंगी, प्रोविंशियल बनेंगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पर अपनी होगी जो कि जिस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, अगर आप सेकेंडली आप देखें क्लाइमेट चेंज के ऊपर वाहिद हमारा प्रोविंस है जिसने बिलियन ट्री सुनामी के नाम पे एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है, आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते। तो हमारे प्रोविंस को और हमारी हुकूमत को रियलाइजेशन बहुत पहले से थी। पीटीआई गवर्नमेंट का विजन खान साहब का होता है, इंप्लीमेंट हम कराते हैं, लेकिन हमारी पार्टी को जो क्लाइमेट चेंज और जो इस तरह की जो इश्यूज हैं वो पहले से हम लोगों ने इस चीज के ऊपर काम शुरू किया। बाकी प्रोविंसेस को तो अभी तक कोई उनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन चीजों के ऊपर। ठीक, अच्छा बस ये आखिरी एक मुख्तसर, हमारे पास टाइम भी कम है, तो ये जो सैलाब के ऊपर सियासत हो रही है जैसे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, अब जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, इंसानी बहरान है, इसमें सारा मुल्क जो है वो इसका निशाना बना हुआ है। तो क्या आप समझते नहीं हैं कि ये जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं इनको मिल के जो है ना काम करना चाहिए, और जो लोग मुश्किलात में हैं? हम लोगों ने तो हमेशा से कहते हैं ना कि विद ओपन हार्ट, हम लोगों ने तो हमेशा से उनको कहा है कि देखिए ये अवाम जो है ये पाकिस्तान की अवाम है, केपी की अवाम कहीं और से नहीं आई। ये खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो किसी दूसरे मुल्क से नहीं आई, ये पाकिस्तान की ही अवाम है। लेकिन ये जो हमारा केपी के साथ अभी फेडरल गवर्नमेंट का जो एक किस्म का ये सौतेला बच्चों वाले जो सलूक करते हैं, तो ये तो आप उनसे सवाल पूछें, हम तो तैयार हैं। हमने तो उनको कहा है कि हमारे जो लोग हैं, जो इफेक्टिव हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं, उनको उनका हिस्सा दें। आप आके खुद उनको दें, हमें दे ही ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर उनको एतबार नहीं है खुद से दे दे, लेकिन वो तो आते ही नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने आके यहाँ पर दौरा कर लिया एंड देन व्हाट, चले गए। तो ये जो इनका एक सियासी वो एक ड्रामा होता है, ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे अवाम भी बेवकूफ नहीं है, वो भी देख रही है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोगों को भी इनकी रियलिटी समझ आ गई। उनके पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो जब आए थे यहाँ पर केपी के विजिट में, तो उनको चाहिए था कि वो कोई अनाउंसमेंट कर देते, बोल देते कि हम इतना हिस्सा केपी का भिजवा रहे हैं। उन्होंने देखे सिर्फ और सिर्फ ये जो चूना लगा के ना एक आई वॉश करके लोगों को बताना कि मैं आ गया और मैं आपकी हमदर्दी में शामिल हूँ। लोगों को ये हमदर्दी नहीं चाहिए। हमदर्दी करने वाले बहुत से लोग हैं। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अपने आप को मानते हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो अगर अपने आप को मानते हैं तो उनको चाहिए कि ये सूबा ये पाकिस्तान का ही सूबा है, ये कहीं और दूसरे मुल्क का सूबा नहीं है। ठीक है, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि ये जो है ना ये मसला हल होने वाला नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बानो साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो फिर मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। शम्मा ने न सिर्फ हमें तंदुरुस्त रखा बल्कि तालीम और सेहत के मैदानों में भी एक शम्मा बन के जिंदगी को रोशन किया। जो भी किया
दिल से किया। शमा बनस्पति और कुकिंग ऑयल, बोले दिल की बोलियां। सरप्राइज, अभी बाटा जाए और फ्लैट 40% डिस्काउंट पाएं। सरप्राइजिंगली बाटा। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। बंगश साहब, ये आयशा बानो साहब ने तो बड़ी बातें की और बड़े दावे भी किए। तो ये जो सैलाब पे सियासत हो रही है, उस दिन किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि सैलाब का जो ऊपर पानी की जो सतह है ना, उस पे सियासत जो है वो मौजें मारती हुई ऐसे कभी इधर कभी उधर जो है ना वो, और नीचे लोग पानी में जो है ना वो मर रहे हैं। तो ये जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जैसे उन्होंने एक माज बनाई हुई है, तो क्या आप समझते नहीं कि इसकी वजह से जो आम लोग हैं, जो बेचारे सैलाब ज़दगान हैं, जो मुश्किल में हैं, उनको बड़े मसाइल हैं? बेशक यकीन, असल में आयशा बानो ने तो PDMA की एक रिपोर्ट पढ़ी है जी, और उससे हमें इख्तिलाफ नहीं है। बेशक PDMA ने ये चीज़ें सप्लाई की हैं और इसमें वो जो इन बल्क आप वो करते हैं कि इतने टेंट प्रोवाइड किए, इतनी इमदाद की वो तो दी है, वो ठीक है। बिलियन ट्री सुनामी भी कौन नहीं मानता, इंटरनेशनली लोग रिकगनाइज करते हैं, हम तो मानते हैं। लेकिन सैलाब तो एक हकीकत है। बिलियन ट्री सुनामी के बावजूद सैलाब आया है। बिलियन ट्री सुनामी अपनी जगह एक ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, पहले नहीं हुआ था उन्होंने कर दिया। लेकिन अब बात यह है कि आज के दिन आप देख लें, नौशहरा में आप देख लें, सब लोगों को टेंट मिले हैं, क्या वो खुले आसमान तले लोग मौजूद नहीं है? क्या कोई बंदा उधर गया है, किसी ने उनका हाल पूछा है? क्या टांग में सब लोग आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनके लिए कैंप मौजूद हैं? क्या उनकी सर के ऊपर कोई साया मौजूद है? वहाँ पे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ भी गए, वहाँ पे महमूद खान भी गए हैं, लेकिन क्या मिला आखिर में? कुछ नहीं। तो अगर यही इन्हें दौरे करने हैं और सिर्फ वो करना है, लोगों को तसल्ली देनी है, तो तसल्ली के हद तक तो फिर बहुत ही अच्छा है। फिर तो मीडिया पे खड़े हो गए, भाई आपके लिए सब कुछ हो रहा है, आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको वो लोग खुद अपने घर तामीर कर लेंगे और कोई मसला ही नहीं है। अब ये बात नहीं है कि PDMA ने क्या चीज़ें, कितनी बल्क में क्या चीज़ें दी हैं, क्या हर बंदे को ये इमदाद पहुँची भी है या नहीं? क्या लोग अभी भी वो कर रहे हैं? लोग जो हैं उधर उनके वो बच्चे बीमार पड़े हैं। नौशहरा कला में मिसलाबाद एक इलाका है, वहाँ पे कोई कैंप मौजूद है, कोई डॉक्टर है, कोई डिस्पेंसर है, कोई हॉस्पिटल फंक्शन है, पीने का पानी है वहाँ पे? कोई देख लेना आज के दिन, आज मैं कल 2 दिन पहले, एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, आज के दिन वो चेक करके देख लें कि क्या वहाँ पे ये सारी चीज़ें, क्या लोगों ने पहाड़ के ऊपर गारों में प्लास्टिक नहीं लगाए, गारों में वो रह रहे हैं, दिन रात गुजार रहे हैं। ये अब इससे ये मुँह छुपा रहे हैं। ये तो ये नहीं है कि हमने इतने हज़ारों टेंट दिए बस सबको पहुंच गए हैं, ये नहीं, उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है, ये इतना आसान काम नहीं है। सही। अच्छा मुमताज़ साहब, हमारे पास वक्त की भी कमी है। डॉक्टर साहब, आप ये जो पॉलिसी की मैंने बात की 2022 की, जो अभी हाल ही में उन्होंने ये ऐलान किया है सूबाई हुकूमत ने, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, तो आप यानी इससे पहले भी जो है ना 2017 में इस पॉलिसी का पहले ऐलान हुआ, फिर 2021 में इसमें मज़ीद एडिशन की गई, तो अभी ये जो है ना इसके साथ कोई एक्शन प्लान का भी जो है ना एक वो दावा किया गया है कि वो भी शामिल किया गया है। तो वो पॉलिसी आपने देखी होगी, आप क्या कहती हैं इसमें अहम चीज़ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जी 2011 में ख्याल में नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनी थी फेडरल लेवल पे, मरकज़ में। जी, फिर KP की जो गवर्नमेंट थी 2017 में उन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई थी। और अभी जो 2022 में 1-2 दिन हुए हैं कि वो उसके साइन हो चुके हैं, ड्राफ्ट फॉर्म में थी, उसकी अप्रूवल हो गई है बाय CM। वो उस पॉलिसी, अब चूँकि 2017 में तो फाटा नहीं शामिल था, मर्ज नहीं था अभी, तो उससे जोग्राफिकल लोकेशन भी उसमें चेंज होगी, तो उसमें वो चीज़ें भी शामिल की गई हैं। साथ में मेजर जो इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग, जिसका हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो जो ग्लोबल वार्मिंग की जो उसको रिड्यूस करना और किस तरीके से हम जो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो चीज़ उसमें है। फिर साथ में जो हीट वेव्स आ रही हैं या जो फ्लड्स के जो डिफरेंट इश्यूज सामने आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, साथ साथ में जो फॉरेस्ट फायर जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है या फॉरेस्ट कवर जो है उस पर रिडक्शन आ रहा है, उस पर, और डिफरेंट जो पोल्यूशन है उस पर उन्होंने बात की हुई है कि किस तरह हम इसको, किस एक्शन प्लान से हम किन तरीके से हम इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन वो देख रहे हैं, वो चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं।
इम्प्लीमेंटेशन फिर चूँकि ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि उस चीज़ का रिजल्ट आपको सामने आए। हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, तो तब इन सब को मिल के, और फिर साथ साथ में फिर एकेडेमिया है हमारे साथ, जिसको सबको मिल के अगर हम करें तो पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो इस वक्त आई हुई है काफ़ी अच्छी, उसमें अगर मैं देखूँ काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है। अगर ये सही फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो जाए तो काफ़ी इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कम्युनिटी को इनका शामिल करना, उनके अवेयरनेस का, तो वो डिफरेंट कंपोनेंट जो है उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन बात यह है कि हम उसको प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंटेशन तक हम कैसे तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, ज़ाहिर है कि ये सबसे मुश्किल मरहला इसमें यही है। तो आप क्या, चूँकि आप ख़ुद माहिर हैं इस शोबे की, तो इसमें मतलब आप कितनी संजीदगी देखती हैं हुकूमत के लेवल पे? हुकूमत के लेवल पे देखिए जी, होते हैं हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को करते हैं तो यू नीड स्किल्ड पर्सनस, वो लोग जो काम करने वाले हाथ हों, जिनको नॉलेज हो। जब तक एक बंदे को नॉलेज नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, उसके एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा, कैसे उस चीज़ को समझेगा, उसको कैसे करेगा। तो फर्स्ट तो हमारे पास अगर स्किल्ड पर्सन हो हर एक डिपार्टमेंट में, फिर उसको करने के लिए जो फंडिंग हमें चाहिए होती है। हम एक चीज़ करना, एक कहते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक होती है डिमांड, एक होती है डिज़ायर। आपकी डिमांड आपकी तब होगी जब आपकी डिज़ायर प्लस आपकी परचेसिंग पावर होगी, तो वो चीज़ आपकी डिमांड बन जाएगी। अगर खाली खुली आपकी ख्वाहिश है, डिज़ायर है, आपके पास पावर नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, तो इट मीन्स की डिज़ायर है। तो यहाँ पे भी वही है कि जब तक हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडिंग और डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, उसका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे ये ख़ुसूसी प्रोग्राम था कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उस पर भी हमने बात की, और कुछ जो नुकसानात हैं उसके हवाले से भी बात की। पॉलिसी भी हमने जो है ना वो अपने तौर पे बड़ी कोशिश की कि ये कुछ आप लोगों के सामने एक खाका आ सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।